तो भारत की आज़ादी हो गई, बड़ा मुश्किल फेस रहा होगा ना, इतनी आसानी से आज़ादी नहीं मिली। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद जब आज़ादी मिल भी गई, तो आज़ादी मिलने के बाद भी जब 1947 था, एक पक्ष इंडिया में था मुस्लिमों का, मुस्लिम लीग, ये अपने लिए अलग कंट्री बनाना चाहते थे। एक पक्ष थे रियासतें, यानी कि जो राजा थे। इस टाइम पे लगभग 562 रियासतें थी, 562 राजा थे भारत में अलग अलग। और फिर थोड़ा सा अंग्रेजी शासन भी था, जिसको कि अंग्रेज छोड़ के जा रहे थे। थोड़ा सा मतलब 60% मान लो, इंडिया का जो टोटल एरिया है उसका लगभग 60-50% मान लो उसमें अंग्रेजों का शासन था। बाकी लोगों को ये जो राजा थे छोटे मोटे, जैसे कोई यहाँ साउथ में राजा होगा, साउथ में 10 राजा साउथ में है, 10 यहाँ नॉर्थ में है, 10 अपने उत्तराखंड में चल रहे हैं, कोई छोटा। मुस्लिमों का अलग है कि भाई हमारा देश अलग चाहिए, और अंग्रेज जा रहे हैं। तो इस टाइम पे इन सब चीज़ों को संभालना और पूरे इंडिया को एक करना। भाई राजाओं को क्या कह रहे हैं अंग्रेज कि आप अपना अलग देश रहने दो, आप अपना राज करते रहो। मुस्लिमों को कह रहे हैं आप बना लो अपने लिए नया देश बना लो। हम फिर आज इंडिया को आज़ाद कर, तो इंडिया आज़ाद कहाँ, इंडिया के तो 562 नए देश बन जाएंगे अगर सारे राजा एक साथ अपना अपना काम करते हैं। तो ऐसे तो 562 देश बन जाएंगे, और बाकी एक ये इंडिया बच जाएगा, एक ये तो 564 देश हो जाने वाला है। तो चैलेंज क्या था, इन सारी की सारी रियासतों को मिलाना, इंडिया में मिलाना। इन सारी रियासतों को क्या करना, इंडिया में मिलाना, यानी कि सारे राजाओं को जैसे कैसे मना के, किसी को धमका के, किसी को डरा के, किसी से युद्ध करके, किसी से सेना से युद्ध करके, उन सब को मिलाने का काम किसने किया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सोचो इन सब लोगों को मनाया। कोई बड़ा राजा है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा कुछ दे दिया, किसी को संविधान बनाने में जगह दे दी, किसी को मंत्री पद दे दिया, कोई छोटा छोटा है तो थप्पड़ मार दिया, चल तू इधर से, ठीक है। तो जो जैसे मान सकता था, जिसको जैसे मनाया जा सकता था, वैसे इन सब को मना के क्या बना दिया, एक इंडिया बना दिया। तो हमें इनको याद करना चाहिए, है ना। आप नारे लगाते होगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जिंदाबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाई क्यों जिंदाबाद, उसकी असल चीज़ तो स्कूल बताता ही नहीं है। असल चीज़ अगर ये बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारी कंट्री के लिए क्या किया, तो नारे लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही जय जयकार हो जाएगी उनकी। सभी लोग रिस्पेक्ट करेंगे, भाई इतना कुछ हमारे के लिए किया उन्होंने। तो ये क्या बात है, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है। अच्छा, अंधेर नगरी चौपट राजा सुना आप लोगों ने, नहीं पता? अरे ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, पता होना चाहिए था आपको। देखो एक था राजा, उसका नाम था चौपट। राजा का नाम क्या हो गया, चौपट राजा। और जहाँ का ये राजा था वो नगरी थी अंधेर, वीरान पड़ा अंधेरा, सुनने पड़ी है। तो अंधेर नगर और राजा चौपट। तो ये क्या करते हैं भाई, टाइम तो बहुत होता ही है इनके पास, है ना। तो टाइम होता है तो ये किसी की भी कोई भी फरियाद को जल्दी से सुन लेते हैं। और तो ऐसी एक बार इनके पास एक मामला आता है। मामला ये होता है कि किसी एक व्यक्ति की बकरी किसी दूसरे व्यक्ति के घर की दीवार ढहने से दब के मर जाती है। तो वो चले गया, जिसकी बकरी मरी राजा के पास चले गया। तो राजा ने बोला कि भाई बकरी मरी है तो अब सज़ा तो मिलेगी किसी ना किसी को, तो अब दोषी कौन है, दोषी को बुलाओ। हाँ, जिसका घर था, पहले तो घर वाला बुलाया गया, जिसका घर था, जिसके घर की दीवार से बकरी मरी थी। तो घर वाला जब आया तो उसने कहा मेरे तो कोई कसूर नहीं है साहब, दीवार जिसने बनाई थी उसने गड़बड़ करी तो ये दीवार गिर गई, है ना। फिर दीवार वाले को बुलाया गया, भाई दीवार वाले को बुलाओ और उसको फांसी चढ़ा दो। सज़ा उस टाइम पे एक ही होती थी, फांसी सीधे। तो फिर दीवार वाला आया, दीवार वाले ने कहा मेरी गलती नहीं है,
इसमें फिर जो दीवार के बाद पानी चढ़ाना था, पानी नहीं चढ़ाया इसने, तो वो पानी वाले की गलती है, कम पानी की वजह से दीवार गिर गई। तो फिर राजा ने कहा भाई ठीक है पानी वाले को बुलाओ। तो फिर पानी वाला आ गया थोड़ी देर में। अब पानी वाले से पूछा भाई बताओ क्यों पानी कम किया, कैसे दीवार गिरा दी। तो वो कुछ बोला नहीं, तो चुप हो गया। तो राजा ने कहा हाँ बस यही है, इसको चढ़ाओ, फांसी चढ़ाओ। तो उसको फांसी के तख्त पे ले गए, गले में फंदा डालना था उसके, तो फंदा, अब जो वो था पर्सन पानी डालने वाला वो बड़ा पतला सा था, गर्दन उसकी बिल्कुल पतली सी, डंडे से खाली। तो फंदा जो था वो बड़ा था, फंदे में फिट ना आए हो, तो फंदे में ही फिट नहीं आया, फंदे में डाले और नीचे फिसल जा रहा फंदे से। तो राजा ने कहा भाई ऐसे नहीं, फांसी तो होगी किसी ना किसी को, आप एक काम करो, आप ले जाओ एक फंदा, जो भी पहला आदमी दिखता है जिसकी गर्दन इस फंदे में फिट हो जाए उसको फांसी चढ़ा दो। तो ठीक है, उसके मंत्री चले गए बंदा ढूंढने के लिए, फांसी तो देनी थी क्योंकि राजा ने बोला है। तो एक चलते चलते एक ऋषि मिल गया, एक संत मिल गया जो अच्छा खासा मोटा, ठीक ठाक सा मोटा था, उसकी गर्दन भी सही पकड़ में आ रही थी फंदे में। तो उसको उठा के दरबार में पहुंचा दिया। अब दरबार में पहुंचाया तो कल सुबह फिर फांसी का टाइम है, कल 4 बजे इसको फांसी दे दी जाएगी। अब फांसी का जैसे टाइम हुआ तो उसको अपने गुरु की याद आ रही थी। संत जो था उसके गुरु ने कहा था कि बेटा ये गांव सही नहीं लग रहा है, चौपट गांव है और चौपट राजा अंधे नगरी है, तो यहाँ नहीं आते हैं, कहीं हो जाते हैं। तो लेकिन वो चेला रुका वहाँ, तो अब फांसी की तैयारी हो रही थी उसकी, तो फांसी के पंदे पे लाया गया उसको। तो इतनी देर में उसका वो गुरु आ गया जिसने उसको बोला था कि ये गांव में मत रुक। तो गुरु आया तो गुरु ने कहा महाराज आप इसको फांसी मत दो, मुझे फांसी दे दो। तो उसने कहा क्यों, तुम्हें क्यों दे, वो दोषी है, उसकी गर्दन फिट आ रही है फंदे में, तो उसी को फांसी देंगे। तो फिर वो बड़े वाले ऋषि ने कहा कि अभी का जो मुहूर्त है, के मुहूर्त में किसी को फांसी दें तो वो सीधे सीधे स्वर्ग चला जाएगा। राजा ने कहा राजा मैं और स्वर्ग जाओ तुम। तो फिर राजा ने कहा नहीं, तुम नहीं जाओगे स्वर्ग, जाऊंगा मैं। तो फिर राजा ने क्या किया, खुद को लटका दिया। और फिर बस, तो अंधे नगरी चौपट राजा। कुछ ना कुछ सजा उसको देनी थी, भाई कहाँ देनी थी, क्यों देनी थी, कोई मतलब नहीं। तो वैसे ही हमारा भी है, भगत सिंह जिंदाबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिंदाबाद। भाई जिंदाबाद किस बात की, क्या कर दिया उसने। तो उन्होंने, देखो अगर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जिंदाबाद कहते हो तो वो जिंदाबाद के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है, इतनी सारी रियासतों को मिला के एक भारत बनाया। आप सोचो, आप किसी 10 लोगों को एक चीज़ के लिए एग्री कर दो, बाहर जाओ और 10 लोगों से कहो कि वे ऐसा करते हैं, कोई, ये तो अपना अपना राजा थे, अपनी अपने सत्ता थी इनके पास, भाई किसी को थोड़ी ऐसे छोड़ना पसंद होगा, है ना। तो इन सब को मिला के भारत में। अच्छा ये तो बहुत दूर के लोग हैं ना, उधम सिंह नगर में हो ना आप लोग, उधम सिंह भी तो क्रांतिकारी थे। बात है 13 अप्रैल 1919 की। 13 अप्रैल एक प्रदर्शन हो रहा था जो कि था कौन सा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड दिन था ही, दिन कौन सा है, बैसाखी। अब ये सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अंग्रेजी सरकार के अगेंस्ट। 20,000 लोग भरे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पर्सन है डायर, जनरल ओ डायर। ओ डायर ने आदेश दिया आर डायर को, ये दोनों यहाँ पे पुलिस के अधिकारी हैं, तो इसने आदेश दिया कि भाई इनको गोलियां मारो। वो उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो बहुत बड़ी कहानी है भाई, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे
लेकिन प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई हथियार नहीं था उनके पास, कोई कुछ नहीं था, बस वो बैठे थे और विरोध कर रहे थे। तो गोलियों से मार दिया 20,000 लोग। 20,000 लोगों में लगभग 20 मिनट तक फायरिंग हुई, लगातार गोलियां चल रही लगातार 20 मिनट तक। और इससे 400-500 लोग, तो यहाँ पे एक कुआं था, आप पास में एक कुआं था, कुछ लोग उस कुएं में कूद गए कि गोली से बच जाएंगे, गोली से बचे तो पानी में डूब के मर गए। कुछ लोग अफरा तफरी में, वैसे भगदड़ मच गई ना एक साथ, गोली 20,000 लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। आप यहाँ जब ये रामलीला वगैरह ये दहन होता है ना रावण का, तो 2-3 हज़ार लोग होते हैं, देखो कितनी बड़ी भीड़, और भगदड़ होती है तो कई लोग उसमें भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये तो 20,000 लोग हैं, इसमें कई सारे लोग वैसे भगदड़ में। तो ये सब चीज़ों का बदला लेने के लिए उधम सिंह, जो कि पंजाब में जन्म हुआ था इनका, पंजाब के उधम सिंह ने क्या किया, लंदन में जाके इसको गोली मारा, लंदन में जाके सबके सामने। और क्या इतना बड़ा अधिकारी अकेले थोड़ी मिलेगा उनको कहीं, सबके सामने उसको गोली मार के आए। तब जाके कोई उधम सिंह नगर पूरे ज़िले का नाम अपने नाम पे रखवाता है, ऐसे थोड़ी हो जाता है। तो ऐसे हजारों हमारे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने फाइट करी, किसके अगेंस्ट, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट। तो तब जाके हम उनकी जय जयकार करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, ये बड़े देशभक्त लोग थे और हमें भी देशभक्ति करनी चाहिए। देशभक्ति करने के लिए आपको ये नहीं करना है कि किसी को जाके आपने भी मार के आना है। अब तो वैसा माहौल नहीं है ना, अब तो हम आज़ाद हैं, अपनी सरकार है, अपने लोग हैं, कोई अंग्रेज़ नहीं है। तो हमें अब देशभक्ति किस तरह से हम शो कर सकते हैं, जैसे इन्होंने देश के लिए बड़े बड़े बलिदान किए, बड़ी बड़ी चीज़ें करी। आप क्या कर सकते हो देश के लिए? नई मिसाइलें बनाओगे और इंडिया को डेवलप कर दोगे। और इंडिया को डेवलप कैसे करोगे आप, धक्का मार के? इंडिया का डेवलप मतलब क्या? इंडिया डेवलप कैसे हो सकता है, बताओ, थोड़ा और बताओ। इंडिया डेवलप हो सकता है आपके डेवलपमेंट से। आप खुद का तो विकास करो। टैक्स पे करते हो आप, ठीक है, बहुत बढ़िया, टैक्स पे करना चाहिए। टैक्स पे करेंगे तो उससे गवर्नमेंट को पैसा जाएगा और फिर वो हमारे डेवलपमेंट के वर्क कर पाएगी। अच्छा, हमें हमारे देखो, अगर हम इंडिया की बात करें, एक कंट्री की बात करें, तो सबसे, जैसे हम गीता पढ़ते हैं ना, हमारे लिए एक रिलीजियस बुक कौन सी है? गीता। वैसे अगर देश के लिए रिलीजियस बुक देखें या देश की हॉली बुक देखें तो वो होता है उसका संविधान। तो हमें संविधान में जो हमारे ड्यूटीज़ दे रखे हैं, जो हमारे कर्तव्य दे रखे हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए। अच्छा, उसमें क्या ड्यूटीज़ दे रखी है, क्या हमारे? इक्वलिटी, बिल्कुल है। और क्या, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं उसमें, वो तो आप पढ़ोगे, है ना। तो उनका अगर पालन करते हैं हम, तो इसका मतलब हम भी देख सकते हैं। जैसे रोड में जा रहे हैं, किसी को हम परेशान नहीं कर रहे हैं, है ना, कूड़ा इधर उधर नहीं फेंक रहे हैं, देश हमारा साफ रहेगा, तभी तो डेवलप होगा। बाएं चलना होता है रोड में तो हम बाएं चल रहे हैं, रूल का पालन कर रहे हैं। भाई हमसे ही तो पब्लिक बनती है ना। अगर मैं इंडिविजुअली सही करूँगा तो ऐसे ही सारे मैं सही करेंगे तो सारा हम सही हो जाएगा, है ना। तो हमें इंडिविजुअली सही चीज़ें करनी है। ओके, तो फिर हम सच्चे देशभक्त हैं।